नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है कि बचपन में जब थोड़ी सी सर्दी जुकाम या कुछ होता था तो हमारे नाना या तो दादा थोड़ी सी मीठी गोली दिया करते थे। और वो मीठी गोली क्या था? होम्योपैथिक टैबलेट्स होते थे, दाने दाने एकदम होते थे, जैसे मिश्री के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, शुगर वाले कंस होते हैं, वैसे वैसे कंस होते थे। और उसे खाने के बाद हम क्योर हो जाते थे, ठीक भी हो जाते थे और हमें अच्छा सा लगता था। कभी कभी तो हम ज़्यादा ही यूज कर लेते थे, मीठी लगती थी गोली और खा लेते थे। और धीरे 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 जब हम लोग बड़े होते गए और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रही तो लोग धीरे धीरे एलोपैथ पे सहारा लिए, बड़े बड़ी टैबलेट्स पे सहारा लिए, इंजेक्शंस की सहारा लिए, क्योंकि जल्दी क्योर होना है, बुखार लगा जल्दी क्योर होना है, जल्दी से इंजेक्शंस लिए और ठीक हो गए। या बचपन में भी ऐसा अब देखने को तो मिलता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, डॉक्टर फटाफट इंजेक्शन दे देता है और जल्दी क्योर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हेम्योपैथिक को लेकर के मन में असमंजस बना हुआ। कई लोग ये सोचते हैं इस मेडिसिन से क्योर्स जल्दी नहीं होता है, और कुछ लोगों का, जैसे हमारे बुज़ुर्गों का ख्याल था कि यही एक मेडिसिन है जिससे रोगों को आसानी से धीरे धीरे करके क्योर किया जा सकता है। यानी जड़ से ख़त्म करने वाला जो दवा है वो हेमोपैथ है। कई लोग आयुर्वेद को भी मानते हैं, हेमोपैथ को भी मानते हैं, बट एलोपैथ को अभी भी धारणा बना हुआ है कि ये जड़ से ख़त्म नहीं करती है, क्योर तो तुरंत करती है लेकिन बाद में फिर से हो जाती है। क्या है यह सच्चाई? जानने की कोशिश करते हैं कि हेम्योपैथिक को लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्या सही में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या यह बीमारियों को ठीक कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। भारत में इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है, भारत में भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या क्या चीज़ों को इसमें डेवलप किया है और क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस लाने की कोशिश की है, और यह विदेशों में किस तरह से मांगे चल रही है। ये सब तमाम जानकारियां हम एक एक कर करके बताते रहेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है एक्चुअली में होम्योपैथ को लेकर के मन में क्या विश्वास बना है, क्या है इसकी हिस्ट्री। बहुत सारी चीज़ें को लेकर के हम तमाम बातें आज करेंगे। तो कहा जाता है कि इसकी शुरुआत सबसे ज़्यादा स्ट्रेस को लेकर के हुई थी। स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में लोग क्या करते थे, कुछ न कुछ दवाइयाँ खाते थे या समस्या होती थी, कोई प्रॉब्लम्स होती थी। तो यह पद्धति है तो देखा जाए तो बहुत पुरानी है, और इंडिया में तो कहते हैं ना, हमारा देश तो अध्यात्म देश है। मसाला, जड़ी बूटी, क्या क्या हल्को खली में कर करके पिला देते थे और ठीक हो जाते थे। तो हम तो इस पद्धति को बहुत पहले से शुरुआत कर रहे हैं। लोग उसे आयुर्वेदिक भी कहते हैं, और इसके जब धीरे धीरे उसके डेप्थ में चल जाओगे, उसके रस निकाल करके इस्तेमाल करेंगे तो वही चीज़ हेमोपैथी में आती है। बात अमेरिका की है। उस समय जब 1796 ईस्वी में जब कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी, जब कोई दिक्कतें आती थी या कोई रोग होता था, तो उस समय ब्लड निकाल कर करके आपको ट्रीटमेंट किया जाता था। या कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें ऐसी खिला दी जाती थी कि जिसमें आपके पेट में सारी प्रॉब्लम्स होने लगे, पेट खराब होने लगे, जिससे सारी जब आप नौसिया का प्रॉब्लम हो या वोमिटिंग करके सारी गंदगी को निकाल जाए, ऐसे भी क्योर करने का तरीका अपनाया जाता था। लेकिन जो ब्लड निकाल करके इस्तेमाल करने वाला टेक्निक था, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो उसे ब्लड निकाल करके और आपको क्योर करने की कोशिश की जाती थी। कहीं ना कहीं ये पद्धति कहीं ना कहीं घर कर रही थी, टेंशन्स का सब्जेक्ट बन गया था कि ऐसे में तो बहुत सारी समस्याएं बन रही है। और कई सारे सोल्जर्स से उस समय इस पद्धति के थ्रू बहुत सारे मारे भी जाते थे और समस्या भी होती थी, किसी न किसी वजह से वो डाइल्यूट हो जाते थे। और यूएस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो जब यूएस के प्रेसिडेंट वाशिंगटन डीसी हुआ करते थे, उस समय उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और गले में लेकर के प्रॉब्लम्स थी, कुछ खराश था या फिर कुछ ऐसी जटिल बीमारियां होगी जो उस समय की बात है हम नहीं समझ पाते थे। लेकिन पद्धति सेम अप्लाई किया, ब्लड निकालना स्टार्ट किया गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ब्लड निकालना ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और कुछ ही समय, मात्र 13 दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लोगों ने यही सारी चीज़ें कहा कि ये ब्लड जो निकल रहे हैं उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से हो गई। यानी कहीं ना कहीं ये पद्धति में कई सारी समस्याएं बनी हुई थी। उसी समय ऐसी दवाइयाँ देते थे और पेट खराब हो जाता था। पेट खराब होने की वजह से आपको उस रास्ते से भी आपकी सारी गंदगी मल्स बाहर निकल जाती थी, जिससे लोग क्योर करने की पद्धति को अप्लाई करते थे। लेकिन कोई साइंटिफिक नेम नहीं था कि इसको आयुर्वेद कहते हैं या एलोपैथ कहते हैं या तो हेमोपैथ कहते हैं। उसी समय जर्मन में बैठा एक डॉक्टर जिसका नाम है सैमुअल हैनमन, और टेंशन और स्ट्रेस में बोल दिया ये कौन सी इलाज है, ये कोई इलाज पद्धति सही नहीं है, इस इलाज पद्धति से तो बेकार है, इससे तो लोग मर रहे हैं। और ख़ास करके जब यूएस प्रेसिडेंट मरा तो ये सब सारी चीज़ें तो फॉल्स होने लगी। तो उन्होंने बोला कि ये
ये पद्धति ठीक नहीं, ये एलोपैथ पद्धति है, और तभी से इसका एलोपैथ का नाम आने लगेगा। और उन्होंने यूएस में बहुत सारे सुधार किया गया और उसको मेडिकेशंस को लेकर बहुत सारे ठीक किए गए। उसी समय उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी चीज़ें पद्धति आविष्कार करूंगा, ऐसी दवा का टेक्निक इस्तेमाल करूंगा जिससे क्योर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और इसमें मरीज कम मरेंगे और टेंशन फ्री होगा, और कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट का भी डर कम रहेगा। तब उन्होंने एक पद्धति लाई जिसको होम्योपैथ कहते हैं, और वही होम्योपैथ के कहते हैं ना, जन्मदाता कह सकते हैं, उनके पिता कह सकते हैं, उनके गुरु कह सकते हैं, या होम्योपैथ के फादर कह सकते हैं। वही थे सैमुअल हैनमेंस, जो जर्मनी के रहने वाले थे। वैसी बातें सोचा और उस तरह से लाने की कोशिश किया। अब इस लाने के लिए तो बहुत सारी टेक्निक्स लाए, तब उन्होंने उनमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स को लाया कि क्या है, किस प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे। तो उसमें प्रिंसिपल्स था सिमिलरिटी का प्रिंसिपल्स, जिसके लॉ ऑफ सिमिलर्स कहा जाता है। लॉ ऑफ सिमिलर्स का मतलब क्या होता है, जिसको जैसी रोग है उसी के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, उसी के हिसाब से जिस तरह का आपका सिम्टम्स है उसी तरह की दवा या उसी तरह की चीज़ें दे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और हम भारतीयों में भी एक कहावत है, जहर जहर को काटता है। जिस सांप ने काटा है उसी सांप का बिख अगर हम दे दें तो वो क्योर हो जाएगा। तो यही सारी पद्धति उन्होंने लाया, डॉक्टर सैमुअल ने लाया। तो जैसी आपकी जुकाम है तो जुकाम में जो तासीर होते हैं उसको थोड़ी सी मात्रा में देने की कोशिश किए, और उससे धीरे धीरे क्योरिटी होने लगा और लोग ठीक भी होने लगे, और लोगों को ये पत्ती धीरे धीरे समझ में आने लगी। लोगों को अच्छा लगने लगा कि चलो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई टेंशन्स नहीं है, और आसानी से वो चीज़ें होने लगा, ठीक भी होने लगा। और उसके लिए बहुत सारे जो टेक्निक्स हैं उसके लिक्विड फॉर्म में वो इस्तेमाल किए गए। बहुत सारे जो दवाइयाँ बनाए गए वो लिक्विड फॉर्म्स में इस्तेमाल किए गए, और उसको बहुत सारे जो जितने सारे हमारे जड़ हैं, तना है, या फिर बहुत सारे जो जड़ी बूटियां हैं और बहुत सारे जो मसाले हैं, ऐसे कई सारी चीज़ों को, कई सारी कहते हैं ना साइंटिफिक वे तरीके से उसके सिम्टम्स से रस निकाला गया, उनके जूसेस बनाए गए, उसको जूसेस में डब्बे में भर करके उसको इस्तेमाल किया गया। वही पद्धति से बहुत लोग क्योर होने लगे। तो जो दूसरी पद्धति है उसको डाइल्यूशन पद्धति कहते हैं, जो लॉ ऑफ डाइल्यूशंस पे आधारित है। लोग हमेशा इसे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि लॉ ऑफ डाइल्यूशंस है क्या। तो मैं आज आपको क्लियर करता हूँ कि लॉ ऑफ डाइल्यूशंस का मतलब है, आप देखना होम्योपैथ हमेशा एक शीशी होती है, उस शीशी में बहुत सारे टैबलेट्स होते हैं, और वो टैबलेट्स क्या होते हैं, मीठी टैबलेट्स होती है। अगर उसे आप खा लो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी दवा मिलाई जाती है। जैसे आपके 10 गोलियां हैं तो उसमें 1 बूंद दवा मिलाने के बाद वो आपको करीब करीब 10 दिनों की टैबलेट्स बन जाती है, 10 दिनों की दवाइयाँ बन जाती है। ऐसे तो पूरी भर करके 30-40 गोलियाँ होती है, उसमें आपको 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम के हिसाब से दिए जाते हैं। यानी सूक्ष्म मात्रा में 1-2 बूंद आपके वो जूस मिला दिए जाते हैं जो उसके कंपाउंड होते हैं। कभी कभी तो वो लिक्विड फॉर्म में भी तैयार किया जाता है, वो पानी में 2 बूंद मिला करके उसको पूरा लिक्विड तैयार किया जाता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में दी जाते हैं, क्योंकि यह पद्धति ही ऐसी है, सिमिलरिटी की पद्धति है। और दूसरा चीज़ है, मैंने बताया है कि वाटर एक ऐसी पद्धति है जो हर चीज़ों को, मेमोरी को याद रखता है। और इस पर खास करके मैंने वाटर पे एक वीडियोस भी बनाया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिएगा कि क्या है वाटर पद्धति, क्या वाटर सिस्टम से कैसे क्योर होते हैं लोग। और कहीं ना कहीं वो वाटर हर मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब करने लगती है और उसके हिसाब से वो प्रक्रिया करती है, स्टार्ट करती है, और उसे देने के बाद धीरे धीरे सिस्टम्स में आने लगते हैं। तो एक ये पद्धति है, उससे भी ठीक हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे दवाइयों में अक्सर होम्योपैथ की दवाइयाँ जब भी आप खरीदोगे तो उसमें देखना, उसमें लिखा होता है कि ये 2x पद्धति है, 3x पद्धति है, 4x पद्धति है, यानी उसकी गुणवत्ता की बताई गई है कि इसमें कितना पावरफुल है। तो 3x हो गया, यहाँ तक कि होम्योपैथिक में 30x देखने को मिलता है, फिर C वाले पद्धति मिलता है 2C, 5C, 10C, ऐसे ऐसे मिलता है। ज़्यादातर X वाली पद्धति में देखने को मिलता है कि दवा में लिखा होता है 2x, 30x, 20x। तो ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें, यानी उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, जो चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में यूज करने की आदत बन गई है, या जैसे भी हो इंडिया में खास करके ये पद्धति को अपनाया गया है। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं था। जर्मनी में वो मात्रा बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंडिया में मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम धीरे धीरे उस पर भी आएंगे कि इंडिया में कैसे शुरुआत हुई थी, और उसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो ये 2 लॉ पे काम किया गया और धीरे धीरे लोग क्योर भी होने लगे और ठीक होने लगा और कोई भी परेशानियाँ नहीं होने लगी। अब आती है कि बात कि इसे विश्वास करने वाले लोग कौन थे। अब जाहिर सी बात है कि दवाइयाँ सस्ती होती थी
अब सस्ती होती थी तो गरीबों के लिए एक अच्छा इलाज भी था। लोग सोचते थे कि चलो कम पैसे में बहुत अच्छा इलाज हो गए, 20-50-100 रुपये की दवाइयाँ किसी बोतल्स गए लिए और थोड़ी सी बीमारियाँ हुई ठीक हो जाती है। लेकिन वही चीज़ आप एलोपैथी में जाते हो तो 200-2000 की दवाइयाँ आपको देने पड़ते हैं। कई सारे इंजेक्शन्स होते हैं, 200-500 के इंजेक्शन्स लग जाते हैं और खर्चे बढ़ जाते हैं। तो भारत में एक एक्चुअली कहावत है या लोगों में मत है, ज़्यादा पैसा दे करके कोई भी काम करोगे तो यानी वो अच्छा चीज़ है। तो ऐसे ही अगर जिस डॉक्टर की फीस ज़्यादा है वो डॉक्टर अच्छा है, जिस दवाइयाँ ज़्यादा महंगी है वो ज़्यादा दवाइयाँ अच्छी है। ये लोगों के मत है, खास करके हम भारतीयों में, मुझे भी ये मत था, मैं भी ये चीज़ें मानता हूँ, जिससे ज़्यादा कॉस्टली है वो चीज़ें अच्छी होगी। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात किया, जैसे जैसे चीज़ों को जाना, जैसे जैसे चीज़ों को अवेयर हुआ, तब मुझे थोड़ी सी पता चला कि ये सब मेंटल केस है, यानी आपकी माइंडसेट का गेम चलता है। इसके सारे एडवर्टाइजमेंट्स कॉस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जानकारियाँ अवेयरनेस के लिए बढ़ाई जाती है, पैकेजिंग वगैरह होता है। लेकिन हमें पैकेजिंग से क्या मतलब है? अगर उसी ड्रॉप्स को बहुत अच्छा पैकेजिंग कर दे तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि एक प्लास्टिक्स बॉटल्स में दिया जाता है इसलिए सस्ती पड़ती है। लेकिन उसको अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग करके अच्छे से बॉटल्स बनाया जाए, बॉटल्स की लेबलिंग किया जाए, पैकेजिंग किया जाए और उसके एडवर्टाइजमेंट किया जाए तो कॉस्ट होने बढ़ने लगेगा। तो ये सब सारी पद्धति है जिसको हमको कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखना, चीज़ों को समझना है कि हम दवा क्या ले रहे हैं और दवा से हम जैसे लोगों का भला कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं ये मन में है कि ये सस्ती है, ये काम नहीं करती है और अक्सर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है तो लोग एलोपैथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। रॉयल फैमिली का आपने हमेशा नाम सुना होगा, इंग्लैंड की रॉयल फैमिली यानी क्वीन एलिजाबेथ ने 17 साल तक हेमोपैथिक डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट्स की, उनके साथ 17 साल तक हेमोपैथिक डॉक्टर रहे। तो रॉयल फैमिली भी तो देखने को मिलता है और ख़ास करके प्रिंस चार्ल्स भी इस चीज़ों को प्रमोट किए हैं। और साथ साथ जर्मनी, जैसे जर्मनी में इसका निजात किया गया, जर्मनी में इसकी शुभारंभ की गई और जर्मनी इसको कहते हैं फादर इस चीज़ का है। तो वहाँ पर भी अपर क्लास फैमिली में भी ये दवाइयाँ लेने को ज़्यादा लोग प्रोत्साहित किए और चीज़ों को क्योर होने लगे, तो अपर क्लास वाले भी लोग इसके इस्तेमाल करने लगे। और साथ साथ स्विट्ज़रलैंड में देखा गया था कि वहाँ पर ज़्यादातर यंग पीपल, यंग माइंड हेमोपैथ की दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत में ये सारी पद्धति धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही थी। इसका भी एक कारण है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम भारतीयों में यह कैसे इस्तेमाल किया जाए और क्या चीज़ लिया जाए और इसकी पद्धति कैसे कैसे हुई थी। देखिए ये तो बिल्कुल साफ बात है और हम भी समझते हैं। हम जैसे सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, भारत ऐसा सभ्यता और संस्कृति कल्चर्स है जहाँ पर आध्यात्मिक देश कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है, सब हम जानते हैं। लेकिन बस जानते ही हैं, मानते नहीं हैं। अगर मान ले तो काम आसान हो गया। मानना तो पड़ेगा ना कि हम विश्व गुरु हैं, हमें मानना तो पड़ेगा कि हम आध्यात्मिक देश हैं। मानेंगे तभी बात बनेगी। तो अगर मानते हैं तो ये चीज़ें भी जानते होंगे कि हमारे जो पद्धति थी पहले जो थी, जड़ी बूटी मसाले कूट कूट करके हमारी दादी माँ कुछ ना कुछ नुस्खे से ठीक कर देती थी सारी बीमारियाँ। कहाँ हम एलोपैथ में जाते थे, कहाँ हम कोई सी दवाइयाँ शुरू करते थे, घर बैठे भी सारी चीज़ें ठीक हो जाती थी। और बहुत सारे हमारे जो ऋषि मुनि थे और बहुत सारे अष्ट चक्र के जितने भी सारे ज्ञानी थे वो सब सारी चीज़ों को ऐसे ही ठीक कर देते। और ख़ास करके आपने देखा होगा छोटी छोटी चीज़ें होती थी, सर्दी खांसी जुकाम, तो घर में ही अदरक जिंजर लहसुन का इस्तेमाल कर करके ही हम ठीक कर लेते थे। आज भी जैसे सर्दी खांसी ज़्यादा अगर हुई, सर भारी हुई, तो हमने काढ़ा चाय बना लिया। ये सब सारे हमारी पद्धति में आ रहे हैं, रग रग में है, क्योंकि हम आध्यात्मिक देश हैं, क्योंकि इस चीज़ों से आए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मुग़ल के गुलाम में आए, मुग़ल ने हम पे शासन किया तो बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट हो गई। धीरे धीरे अंग्रेज आए तो बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट हो गई। हम धीरे धीरे उस पद्धति को एक्वायर करने लगे जो अंग्रेज़ों ने लाया था, जो अंग्रेज़ों ने दिया था, या कहीं ना कहीं हम एलोपैथिक टैबलेट के चीज़ें शिकार होने लगे। और वहाँ पर क्या होता है, टैबलेट जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो आपके बॉडी से 2 ml या 5 ml या 10 ml का ब्लड निकाला जाता है, सैंपल्स में जाते हैं, उसके बेसिस पे टेस्ट किए जाते हैं और ऐसे ऐसे काम से इलाज किए जाते हैं। ये सारी पद्धति में हम कहीं ना कहीं फंस गए और यही सारी प्रक्रिया 100 सालों तक चलती रही, तो इसी को सत्य मान बैठे और ठीक भी होने लगा। इसमें नो डाउट है कि खराब है। मैं नहीं कहता हूँ कि एलोपैथ खराब है, मैं ये कहता हूँ कि सब दवाइयाँ अच्छी होती है। अगर दवाइयाँ बनी है तो क्योर करने के लिए ही बनी है, और अदरवाइज़ तो किसी को मारने के लिए तो दवाइयाँ नहीं बनती है। लेकिन आप भी ये जानते होंगे कि जो एलोपैथ से साइड इफ़ेक्ट का डर बना रहता है। कई बार आप कहते हैं ना, वैसी दवा, रिएक्शंस की दवा आप नहीं लेते हैं,
एंटी जो दवा है आप नहीं लेते, एंटीसेप्टिक दवा आप नहीं लेते हैं, तो कई बार बॉडी में होते दाने निकल जाते हैं और पूरे टेंशन में आ जाते हैं। जिसको नहीं पता होता है तो कभी कभी एकदम पूरी बॉडी में दाने निकल जाते हैं, आदमी परेशान हो जाता है, मैंने तो दवा खाया था इसका, अब कैसे हो गया, अब कौन सी बीमारी हो गई। तो इसके इल्म नहीं होते हैं, तो कभी कभी एंटीसेप्टिक दवा लेना ज़रूरी है। अगर जो भी आप एलोपैथ की दवा लेते हैं, ये सब सारी चीज़ें ध्यान देने वाले। लेकिन हम थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम्स होती है, पास वाले मेडिसिन के पास चले जाते हैं, मेडिसिनल शॉप के पास, वो बीमारी की दवा ले लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं साइड इफ़ेक्ट का डर बना रहता है। लेकिन हेमोपैथ में इससे आप फ्री रहते हैं और इससे आप निजात पाते हैं। मैंने हाल ही में टेडेक्स के स्पीच के सुना था, जिसमें जेम्स रैंडी ने बहुत सारे हेमोपैथिक टैबलेट खा करके दिखाया था कि क्या क्या चीज़ें रिएक्शंस होती है, क्या नहीं होती है। ऐसे और भी बहुत सारे टेडेक्स स्पीकर हैं जो आप यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि हेमोपैथिक किस तरह से काम करता है और नहीं करता है। लेकिन मिथ तो मिथ है दोस्त, मिथ तो किसी को झुठला नहीं सकता। मिथ हमेशा कहता है कि नहीं ऐसे इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये सब ना दवाइयों के नाम पर पानी बेच दे रहे हैं, ऐसी सारी मिथ है। एक बूंद दवा देने से क्या बीमारी ठीक हो जाएगी, वो सब सारी चीज़ें इसको लेकर के मिथ बना हुआ है। दूसरी जो मिथ बना हुआ है प्लेसिबो इफेक्ट जिसे कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है क्या है कि अगर कोई आपकी गंभीर बीमारी है, उसके मन में डाल दिया जाए कि ये टैबलेट्स आपके लिए रामबाण बनाए, कॉस्टली है और इसको खाने के बाद आप ठीक हो जाएंगे। भलाई ये टैबलेट आपकी सस्ती है, यानी आपकी ये टैबलेट्स है या तो शुगर का बना होगा या तो एक लड्डू होगा घर में, उसको डिज़ाइन करके कुछ थोड़ा सा केमिकल्स डाल करके और दे दिया गया है। यानी कहते हैं फॉर्जरी, एक तरह से फॉल्स दवा दे करके आपको क्योर किया जाता है। यानी हमारे मन में साइकोलॉजिकल बहुत सारे थॉट्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, डोपामाइंस होते हैं, जिसके कारण से बॉडी क्योर करती है। हम ये अध्यात्म में भी जानते हैं, सीखने को मिलता है। हम भारतीय तो इतना तो पता होगा कि अध्यात्म से ही हर बीमारियों का इलाज है। और मैंने विपासना जब मैं किया था तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स को सीखा था कि कैसे हर बीमारियों का इलाज आपके ही अंदर छुपा है। बॉडी चाहती है अपने आप को क्योर करना, बॉडी का फंक्शन ही है अपने आप को क्योर करना, और उसमें जिस तरह से वाटर का इस्तेमाल होता है, जिस तरह से वाटर का एक मेमोरी होता है, उससे भी क्योर करते हैं। तो कई लोग इसके में भी बहस छेड़ देते हैं, कहते हैं ना कि लड़ाई का कभी अंत नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि जितने भी हिमालय गंगा से आने वाली जो नदियां हैं, हिमालय से होकर के आ रही है, तो वहाँ जड़ी बूटी ही बढ़ा हुआ है, गंगा पानी पी लो सब शुद्ध हो जाओगे, सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। यानी वाटर का इस्तेमाल को समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने खास करके वीडियोस बनाया, आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वाटर पीना एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका मन तन शुद्ध भी होना चाहिए। कैसे इंटेक्स लेते हो डिपेंड करता है। कभी कभी वैसा देखने को मिलता है, दारू पीने वालों को भी नशा नहीं लगता है, ऐसा भी होता है, और ज़्यादा पानी पीने वाले भी नौसिया के शिकार हो जाते हैं। तो ये आपके मन के इंटेंसिटी को समझना पड़ेगा। चलिए उस मुद्दे पे बाद में बात करते हैं। आते हैं करंट के मुद्दे पे कि ये सब सारे जो थॉट्स हैं जिसके वजह से हमें लोगों में भ्रमित किया जाता है कि ये दवा से ठीक नहीं होगी। मैं हाल ही में, जैसे कहते हैं एड़ी अगर फट जाती है, आप हेमोपैथिक में आप दवा लीजिए तुरंत ठीक हो जाती है। आपकी थोड़ी सी चोट आती है या मूर्छे हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो आज भी लोग उस हेमोपैथ का दवा इलाज कराते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्योर करते हैं। पिंपल्स हो गए हैं, बहुत सारे पुराने जख्म है, रोग है, उसको जड़ से क्योर किया जाता है। कई बार तो जख्म देखें इलाज करते करते और ठीक नहीं होता है, भर जाते हैं। आप एलोपैथ खाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, तो जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद फिर से वो भर जाते हैं। लेकिन हेमोपैथ उसको जड़ से क्योर करता है, एलोपैथ में नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं बताऊँ तो आपको ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी डॉक्टर्स के पास जाइए, एक होम्योपैथ डॉक्टर्स के पास जाइए, एक एलोपैथ डॉक्टर्स के। एलोपैथ सिंपल पूछता है, 2 से 5 मिनट होते होते आपके पर्ची तैयार हो जाते हैं और कहते हैं ये दवा लीजिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन हेमोपैथ के डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो कंसल्टेशंस होता है, आपकी पूरी जानकारी लेते हैं, आपकी दिनचर्या की जानकारी लेते हैं, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस तरह का खाना लेते हैं, किस तरह से आप रहना करना करते हैं, पूरी तरह से कंसल्टेशन होती है। उसके बेसिस पे वो दवा देते हैं और कुछ कंसल्टेशन टेक्निक देते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ों को बताते हैं। अगर उसको आपने फॉलो किया तो आप ऐसे ही ठीक होने वाले थे। और दवा हेल्प कर देता है एक टॉनिक की तरह। और हमारे अध्यात्म में भी ये कहा गया है, सारी चीज़ों का इलाज यहाँ है। सारे कहते हैं ना, सारे टेक्निक्स, सारे आपके लिक्विड्स यहीं से स्टार्ट होते हैं और सारी चीज़ों को बॉडी की ओर करती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, बट हम ये सब सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो हमें थोड़ी विश्वास बढ़ानी चाहिए और ऐसे लोगों को भी थोड़ा आगे आना चाहिए कि किस तरह से ये दवा का इस्तेमाल करें।
आइए चलते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्योंकि हमारा देश तो गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, तो सब सारी चीज़ें तो उसके बाद ही हुई थी, उससे पहले तो कुछ हो नहीं सकता था। तब कहते हैं 1995 की बात है, जब उस समय ISM और H जिसको कहते हैं मेडिसिन एंड होम्योपैथी का स्थापना किया गया। लेकिन कहीं ये नाम अंग्रेजीपन लग रहा था और जर्मनी वाला नाम सा आ रहा था, तो इंडिया में थोड़ा सा लग रहा था ये अंग्रेज़ों का फिर से आ गया चीज़ें, और पता नहीं सही होगा नहीं होगा। तब धीरे धीरे 2003 में इसका नाम चेंज किया गया, इसको रखा गया आयुर्वेद योग पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथ, ऐसा कर कर के नाम चेंज किया गया, जिससे इसको लागू किया गया। और यही चीज़ बाद में जा कर के धीरे धीरे अभी भी लोग धीरे धीरे जुड़ने ही लगे थे, बढ़ने लगे थे। तब भी लगा कि अब इसे बढ़ावा देना चाहिए, कि जैसे जैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति बढ़ रही है, जैसे जैसे हम अध्यात्म की तरफ लौट रहे हैं और पूरा देश इंडिया में आ कर के अपनी चीज़ों को सीख करके एक्सप्लोर कर रहा है, तो हम इंडिया क्यों पीछे रहें? क्यों ना हम अपने यूनानी पद्धति को, क्यों ना हमने योग पद्धति को और सारे हमारे जो कहते हैं ना, जो जैसे जैसे पतंजलि कोर्स आया था, ये सब सारी चीज़ें आई थी, यानी आयुर्वेद और होम्योपैथ का संगम को लाया जाए और अपनी फिर से उसी में अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके सारी पद्धति को क्योर करते हुए और ठीक से इसको इस्तेमाल किया जाए। तब कहते थे 12वीं योजना शुरू हुई थी, जिसको आयुष योजना कहते हैं। आयुष योजना में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इस्टेब्लिश किया गया और बहुत सारी चीज़ें, इनके सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स स्थापित किए गए। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नियुक्त किया गया और वहाँ पर A4 होता है आयुर्वेदा और S फिर होता है होम्योपैथी। इसको लेकर के पूरा कॉम्बिनेशन पैकेज बनाया गया, जिससे बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत सारे हेल्थ केयर सेक्टर्स को खोले गए। और हमारे देश में इस चीज़ों को ध्यान रखा गया कि इसको चीज़ों को भी बढ़ाना है। कई लोग इस मानते हैं कि मैं गरीब हूँ या इलाज नहीं करा पाएंगे, तो शायद इस पद्धति से ठीक हो जाएंगे, और चीज़ों को अवेयर भी होना है, क्योंकि ये सारे गरीबों का इलाज और अमीरों का इलाज नहीं है। ये तो इलाज तो सिर्फ बीमारी का है, यहाँ गरीब और अमीरी कहाँ से आते हैं? आज हम वैसे देश में ऐसे लोगों के बीच फंसे हुए हैं जहाँ इलाज के नाम पर भी पैसे से बात होती है, जहाँ पर दवाइयाँ के नाम पर भी पैसे की कंडीशनिंग देखी जाती है। पूछा जाता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास कितने पैसे, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट्स की बात किए जाते हैं। लेकिन होम्योपैथ में ये सब सारी बातें नहीं हैं। आप जाइए, ठीक होइएगा, इलाज कराइए, बट धीरे धीरे चीज़ों को अवेयर भी होना है। अगर इमरजेंसी अगर केसेस आती है तो आपके पास ऑप्शंस हैं ही, अच्छे से डॉक्टर्स के पास जाइए, जो भी आपके ICUs के चार्जेस होते हैं, जो भी करना वो सब सारे प्रोसेस तो करते ही हैं। लेकिन इस चीज़ों पर भी बिलीव करने की ज़रूरत है कि मैं हर चीज़ों के लिए केवल दवा ही तो नहीं खा रहा हूँ। कोई चीज़ ऐसी भी है जो हम जैसे जड़ी बूटियों से बनता है, जो रोज़मर्रा चीज़ें खाते हैं उससे भी कनेक्ट होते हैं, ठीक होते हैं, उस पत्ती का भी क्यों ना इस्तेमाल करें। और आयुर्वेद धीरे धीरे जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारे देश में आगे बढ़ने की कोशिश किया जा रहा है, और बहुत सारी यूनानी पद्धति और दवाइयाँ आई है और बहुत लोग क्योर हुए हैं, बहुत सारी बीमारियाँ भी ठीक हुई है, और उसी वजह से आज हमारे देश में बाबा रामदेव कितनी प्रसिद्ध हुए, कितनी फेमस हुए कि जिसके वजह से आयुर्वेद को लाए हैं। और ऐसे ही एक बाबा ने, ऐसे बहुत सारे जो बाबा हैं, जो बहुत सारे गुरुस हैं, जो पतंजलि जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक संस्थान लाए हैं और बहुत सारे यूनानी पद्धति को लाए हैं, जिससे बहुत लोगों को क्योर किया जा रहा है। बहुत सारी जो पुरानी बीमारियाँ जो कई वर्षों से ठीक नहीं हुई, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आती है बात, ये सब तो ठीक है, सब चीज़ ठीक है, मैं तो दवा ले रहा हूँ, लेकिन मेड इन जर्मनी लेना है कि मेड इन इंडिया दवा लेना है? अक्सर फिर से वहाँ पर आकर के समस्या बन जाती है। या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर दिया दवा ले लो, तो वहाँ पर भी आती है प्रॉब्लम्स, मेड इन जर्मनी, मेड इन इंडिया। अब यहाँ पर फिर से आपको वही चीज़ सोचना है। मेड इन जर्मनी, जाहिर सी बात है कि जर्मनी में वो चीज़ें ईजाद हुई तो वहाँ पर चीज़ें मिलेगी, लेकिन इंडिया में जिस तरह से पॉपुलेशंस बढ़ा है, जिस तरह से हर चीज़ों को ख्याल में रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जिस तरह से हेल्थ केयर को लेकर के बहुत सारा काम किए हैं और होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में काम किए, तो इसमें भी बहुत सारे चीज़ों को डेवलपमेंट किया गया। इंडिया में कई सारे ब्रांड खुले गए हैं, जिसमें कॉस्टिंग, अवेलेबिलिटी और कहते हैं क्वालिटी और स्टॉक को भी ध्यान में रखा गया है कि अगर आपकी जिस चीज़ की दवा है, अगर उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो आप जर्मनी से तो मंगा लिए, लेकिन स्टॉक नहीं है आपके पास, तो फिर जर्मनी से इंतज़ार करते करते तो आपकी लेट हो जाएगी। फिर दूसरी बड़ी चीज़ें हैं, क्वालिटी तो है ही, साथ साथ अवेलेबिलिटी हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स हो, ये सब सारे अभी भी इंडिया में धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है। और इंडिया केवल जर्मनी ही नहीं, बाकी अन्य देशों में भी सप्लाई कर रहा है, ये बहुत खुशखबरी है। तो ऐसे से बहुत सारी जो कंपनी हुई है,
कहते हैं न्यू लाइफ करके आई थी, बीजेन करके आई थी, SBL करके आई थी। ऐसे बहुत सारी होम्योपैथिक्स कंपनी आई है जो ब्रांडिंग्स इंडिया में कर रही है और दवा का ख्याल में रख रही है और कॉस्ट इफेक्ट को भी मेंटेन कर रही है। तो एक बार हमें उस पर जानना है, कभी की छोटी छोटी समस्या हो तो ठीक करने की कोशिश करना है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हम कई बार एलोपैथ की दवा तो खाते ही हैं, कभी एक बार इससे भी टेस्ट करना है, कभी कभी हेमोपैथ के बाद आयुर्वेद भी टेस्ट करना है। तो हमें सब सारे टेस्टिंग्स को करना है, क्योंकि हम अपने ऊपर अगर वैसी प्रॉब्लम्स आए तो इसको भी बढ़ावा देना है, क्योंकि हमारे पद्धति है, हमारी पौराणिक पद्धति है। हमारे कई लोग ऋषि मुनि इसी तरह से चीज़ों को ठीक किया करते थे। और मैं तो यही कहूँगा कि इसकी कभी नौबत ही ना है। आप अध्यात्म की तरफ बढ़िए, आप योग को अपनाइए, अपने जीवन में अच्छे भोजन को लीजिए, न्यूट्रिशंस को ध्यान में रखिए और योग पद्धति से प्राणायाम योगा का अभ्यास करिए तो कोई भी बीमारियां होगी नहीं। शायद ऐसी चीज़ जो जो खर्चे हैं दवाइयों के नाम पर, ये सब सारी चीज़ों से ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें कहीं बात ही क्यों करना, इस सब चीज़ें को बीच में सोचना है क्या कि इस डॉक्टर के पास जाना है, इस दवा को खाना है। इससे निजात भी तो पाया जा सकता है। तो हमें योग पद्धति को अपनाना पड़ेगा, हमें इस चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं। ओवरऑल मैं यही कहूँगा, अगर इसको हम कंक्लूड करते हैं कि ओवरऑल हमने समरी में क्या चीज़ें बताई है और क्या चीज़ें मैंने रखा है, तो मैंने यही रखा है कि ये जो पद्धति है होम्योपैथ की प्राचीन पद्धति है, जिसे हम धीरे धीरे खो बैठे हैं और अब हम ये चीज़ों को धीरे धीरे निजात किया। और जिस तरह से कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रही है और चीज़ों को क्योर कर रही है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कई लोग ने कई मान्यता भी रखा था, लेकिन हम जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक फील नहीं करेंगे, हम जब क्योर नहीं होंगे तुम कैसे जानेंगे। तो हमें क्योर होना है, इस्तेमाल करना है और इसमें ये नहीं सोचना है कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं इलाज करवा पा रहा हूँ और मेरे पास पैसे ज़्यादा है तो मैं अच्छे से हॉस्पिटल में जाऊँ। ये सब मानसिकता हमें निकालना है और हर चीज़ों के लिए पहले ट्राई करना है, कोशिश करना है। ऐसे भी थोड़ी कोशिश से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपका हेल्थ अगर अच्छा हो जाए तो इससे बड़ा दुनिया में कोई गिफ्ट नहीं है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और ऐसी ऐसी तमाम जानकारियां हम आपके साथ लाते रहेंगे। और भी कोई मुद्दे पे भी वीडियोस बनाना हो तो आप कमेंट करते रहिए, हम ऐसे सारे वीडियोस आपके तरफ माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।